बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिकली यूनिट 3 का पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे रिलेटेड टू हाइपोथेसिस और इट्स टाइप। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस पे एक बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जिसको हम उर्दू में इन सिंपल वर्ड्स मफरूज़ा कहते हैं। आपने अपने मैट्रिक और एफएससी में जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा होगा हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ जब हमारे पास सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड हो, उसकी प्रैक्टिकल या उसके बारे में कोई लॉ जब तक ना बने या थ्योरी जब तक ना बने, कॉन्सेप्ट हो, बुनियादी तौर पे इंसान के जहन में एक आइडिया हो, तो वो फर्ज किया जाता है उस बात को। इसीलिए उसको फिर मफरूज़ा कहते हैं उर्दू में, और उसी मफरूज़े को हम इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस इज बेसिकली a formal statement of the expected relationship between two or more variable in a specified population। कि हम किसी भी खास पॉपुलेशन में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान उनके रिलेशनशिप के बारे में या उनके एक दूसरे पे असरअंदाज होने के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट दे जो कि हमें फिर रिसर्च के थ्रू प्रूफ करना होता है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे दूं और मैं आपको बताऊं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर की बीमारियां उन लोगों की निस्बत ज़्यादा जल्दी होती है जो कि स्मोकिंग नहीं करते। देखें, ये एक हाइपोथेसिस हो गया। या मैं दूसरा आपको एक मिसाल दे दूं, मैं कहूं कि जो लोग अनहाइजेनिक लिविंग उनकी होती है, झोंपड़ियों में रहते हैं, कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, नदी नालों के किनारे रहते हैं जो गंदी पानी के होते हैं, उनमें कम्युनिकेबल डिजीज़, पेट की बीमारियां और टीबी जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत उनके जो इन एरियाज़ में नहीं रहते। ये भी एक हाइपोथेसिस है। तो इसमें भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप बताया गया है। एंड तीसरी मैं एक मिसाल दे दूं कि मैं आपको ये कहूं कि जो लोग इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उन लोगों में डिप्रेशन कम होता है बनिस्बत उन लोगों के जो कि फाइनेंशियली लिमिटेड होते हैं या जिनकी अर्निंग स्टेटस कम होती है। देखें, यहाँ पे हमने फाइनेंशियल स्टेटस और उनकी जो कंडीशन, मेंटल स्टेटस है, डिप्रेशन का स्टेटस है, इन दो वो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप पे बात की है। तो ये एक हाइपोथेसिस हो गया। इस तरह के जो फर्ज किए जाने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको जब हम प्रपोज करते हैं, तो इनको जब हम प्रपोज कर लेते हैं तो फिर रिसर्च इसको प्रूफ करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। द हाइपोथेसिस ट्रांसलेट द रिसर्च प्रॉब्लम, कि असल में प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च करने का मकसद क्या है, और एक क्लियर एक्सप्लेनेशन या प्रेडिक्शन देता है कि भाई कौन से वेरिएबल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसका फिर रिजल्ट किस तरीके से निकलता है। हाइपोथेसिस जो है हमारे पास एक मफरूज़ा होता है। हाइपोथेसिस के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। हम वन बाय वन पढ़ेंगे। दो मेन टाइप्स हैं इसकी, दो मेजर टाइप्स हैं। देखें, हाइपोथेसिस के दो मेन टाइप्स हैं, वो आगे स्लाइड में हम पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस और दूसरे को हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो मैंने अभी आपको तीन एग्जाम्पल दी, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड का टीबी और कम्युनिकेबल डिजीज के साथ एसोसिएशन, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस का एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ एसोसिएशन, या फिर मैंने स्मोकिंग के साथ जो है हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज के साथ जो एसोसिएशन था वो बता दिया। वो तीनों स्टेटमेंट्स जो है एज ए रिसर्चर मैंने प्रपोज किए थे, वो मेरे फर्ज किए हुए जो है एक स्टेटमेंट्स थे, जिसमें मैंने उन वेरिएबल्स के आपस में ताल्लुक के बारे में बात की थी। तो बुनियादी तौर पे
उस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं जो रिसर्च करने वाला बंदा प्रपोज करता है, उसको कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसको कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो रिसर्चर जो भी स्टेटमेंट देता है तो उसको कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक बाय डिफॉल्ट हमारे पास हर अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए एक नल हाइपोथेसिस होता है। और नल हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होती है जो, फॉर एग्जांपल, अगर एक रिसर्चर ने स्टेटमेंट दे दिया कि स्मोकिंग से हार्ट डिजीज होते हैं, तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुआ। तो इसका नल हाइपोथेसिस होगा कि स्मोकिंग से हार्ट डिजीज नहीं होते। ठीक है, क्योंकि या तो एक इवेंट ने होना होता है या नहीं होना होता। तो ये दो मेन टाइप्स हैं हाइपोथेसिस के, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट वो होता है जो रिसर्चर प्रपोज करता है, रिसर्चर का स्टेटमेंट होता है दो वेरिएबल के दरमियान किसी भी इंटरेक्शन के बारे में। और उसके अगेंस्ट का जो स्टेटमेंट होता है उसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस, क्योंकि वो उसको नलिफाई करता है, जीरो से मल्टीप्लाई करता है। तो जो जीरो से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो जीरो बन जाती है। अच्छा, यहां पे स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा, एक है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट में लिखा है कि इट प्रोपोजेस रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल दैट अकर और एग्जिस्ट टुगेदर इन द रियल वर्ल्ड सो दैट व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस द अदर चेंजेस। ठीक है, कि ये एक दूसरे के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के अंदर या वेरिएबल के दरमियान जो एक रिलेशनशिप होता है, एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन को ये जाहिर करता है। इसीलिए इसको एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये एसोसिएशन जो है रियल, आम तौर पे जो हमारी आम रोजमर्रा जिंदगी है उसमें मौजूद होती है। और इट कुड बी बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए उनके दरमियान भी हो सकता है। एंड इट कुड बी बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, के मतलब जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल, हार्ट डिजीज का होना स्मोकिंग पे डिपेंडेंट है, तो जो स्मोकिंग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो हार्ट डिजीज है वो इंडिपेंडेंट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम ये कहें कि डिप्रेशन और फाइनेंशियल स्टेटस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बहुत सारे ऐसे रिच पीपल भी है, मालदार लोग भी हैं जो कि बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट ले रहे होते हैं। सो ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि डिप्रेशन और मनी का आपस में कोई डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है। सो इट कुड बी बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। जैसे आपको नीचे एग्जांपल दी गई है कि अगर किसी को डिस्पनिया हो, मतलब सांस लेने में दुश्वारी हो, फटीग थकावट हो, या सोने में मसला हो, स्लीप डिफिकल्टी हो, तो ये सारी चीजें जो है ये तीनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल परफॉर्मेंस, जो आम रोजमर्रा जिंदगी में हमारे काम करने की कैपेसिटी होती है वो इस पे डिपेंडेंट होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को सांस लेने में दुश्वारी हो, किसी को थकावट महसूस होती हो, या किसी को सोने में मसला हो, तो वो आम रोजमर्रा जिंदगी में अपने काम बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकता। सो ये एक एसोसिएशन इन्होंने जाहिर की इन तीन चीज़ों की फंक्शनल परफॉर्मेंस के साथ। इसीलिए इस तरह के हाइपोथेसिस को हम एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं कॉजल हाइपोथेसिस, जो कॉज एंड इफेक्ट जाहिर करे कि अगर एक काम होता है तो उसकी वजह से दूसरा काम क्या होता है। अ कॉज एंड इफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल which are referred as independent and dependent variable, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के तौर पे रेफर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, होम टेली मॉनिटरिंग, जो घर पे हार्ट रिदम जो है वो अगर मॉनिटरिंग होती है, टेली मॉनिटरिंग होती है,
ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग है, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल होना ये इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर एक पेशेंट जो है वो अपने घर पे हार्ट के जो रिदम है और साथ में ब्लड प्रेशर है वो मॉनिटर कर रहा है, या बार बार जो बीएचयू जाके चेक करता है दिन में 2 बार, सो वो ज़्यादा कंसर्न होगा, फिर वो एहतियात भी करेगा, दवाइयाँ भी लेगा और उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेहतर होगा। सो इसका मतलब यह है कि जितनी मॉनिटरिंग ज़्यादा होगी उतना जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। सो देखें, एक चीज़ मॉनिटरिंग का रेगुलर होने का इफेक्ट कहाँ आया, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल होने पे। सो ये कॉज एंड इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो अपनी एंटी डायबिटिक ड्रग्स नहीं ले रहा, मेडिसिन नहीं ले रहा, इंसुलिन नहीं ले रहा, तो ये एक कॉज है मेडिसिन जो है एडहेरेंस का ना होना या मेडिसिन कंप्लायंस ना होना। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा कि मरीज जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल में नहीं होगा, उसका जो शुगर है वो आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। सो देखें, दो वेरिएबल का एक दूसरे में कॉज एंड इफेक्ट किया। अगर एक काम हो गया, एक मरीज दवाई नहीं ले रहा तो उसका शुगर कंट्रोल में नहीं होगा, ये कॉज एंड इफेक्ट बता रहा है। जो मैंने आपको नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताया तो उसकी स्लाइड आ गई है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं क्योंकि वो रिसर्चर की तरफ से दिया गया स्टेटमेंट होता है। पहले तो आप नल हाइपोथेसिस को समझें। देखिए, अ नल हाइपोथेसिस मेक्स अ प्रेडिक्शन that there will be no statistical significance difference or relationship between the independent variable and the dependent variable. What happens if the research cannot confirm anything? मतलब यह है कि एक रिसर्चर कहता है कि मेडिसिन ना खाने से जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ना खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होगा। तो अब मेडिसिन का और हाइपरटेंशन के कंट्रोल का रिसर्चर ने एक स्टेटमेंट दिया। नल हाइपोथेसिस क्या, वो रिसर्चर हाइपोथेसिस हो गया या अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। दूसरा रिसर्चर क्या कहता है कि ये कि अगर फॉर एग्जांपल मेडिसिन नहीं ली तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, ये तो मैंने बता दिया। इसके बदले नल हाइपोथेसिस ये कहेगा कि ऐसा नहीं है, अगर कोई मेडिसिन ना भी लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक हाइपरटेंसिव पेशेंट में मेडिसिन ही उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। अगर हम डेटा लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनमें भी ऐसी ही हाइपरटेंशन होगी जो मेडिसिन नहीं लेते। जो रिसर्चर के हाइपोथेसिस को कैंसिल करता है, नलिफाई करता है, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ये जो एंड में सेंटेंस में मैंने पढ़ा कि व्हाट हैपन इफ द रिसर्च कैन नॉट कंफर्म एनीथिंग, इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिसर्च कंफर्म करना चाहती है, अगर रिसर्च उसको कंफर्म नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि वो नल हो गया, वो हाइपोथेसिस, वो जो रिसर्च मालूम करना चाहता था वो रिसर्चर हाइपोथेसिस फेल हो गया और नल हाइपोथेसिस जो है वो कामयाब हो गया। हाइपोथेसिस कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स एंड एसोसिएटिव और कैजुअल। तो मैंने जैसे कहा था कि रिसर्चर या अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होता है और नल हाइपोथेसिस जो होता है वो हर हाइपोथेसिस पे अप्लाई हो सकता है। मतलब दो मेन है, रिसर्चर हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। चाहे वो एसोसिएटिव हो चाहे वो कॉजल हो, अगर वो रिसर्चर की तरफ से है तो उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेंगे, और अगर तो वो उसको नलिफाई करता है और नो का वर्ड यूज हुआ है उसमें ज्यादातर केसेस में, तो वो नल हाइपोथेसिस होता है। वैसे ये जरूरी नहीं कि नो के वर्ड वाले ही नल हाइपोथेसिस हो, क्योंकि अक्सर रिसर्चर भी ऐसा स्टेटमेंट देता है कि इससे कुछ नहीं होता, देयर इज नो इफेक्ट। तो फिर नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज एन इफेक्ट, कि इधर एक इफेक्ट होगा। वो आपकी जजमेंट पे है, वो पर्पस के साथ आपने देखना होता है कि रिसर्चर क्या मालूम करना चाहता है। तो जो पर्पस होता है वही रिसर्चर या
अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसी की बात करता है. सो अ नल हाइपोथेसिस कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स एंड एसोसिएटिव और कॉजल. ये सिंपल भी हो सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट भी हो सकता है, बहुत लंबा स्टेटमेंट भी हो सकता है. मैंने जैसे बताया एसोसिएटिव भी हो सकता है और कॉजल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, there will be no conformable difference in midterm examination score between those who arrive early to the class and those who either arrive late or skip the class. कि ये सवाल ये पूछा जा रहा है, रिसर्चर ये मालूम करना नहीं वो चाह रहा है कि आया वो लोग जो क्लास में या तो लेट आते हैं या फिर क्लास लेते ही नहीं है, तो उन लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम में मार्क्स जो है उन लोगों से मुख्तलिफ है, यानी कम है, जो कि क्लास में रेगुलर और टाइम पे आते हैं. तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे जो दिया गया है ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है मिड टर्म एग्जामिनेशन स्कोर में उन स्टूडेंट के जो चाहे लेट आए या क्लास स्किप कर दें उन लोगों के निस्बत जो कि रेगुलर क्लास लेते हैं. तो अगर ये देखें ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है क्योंकि इसका स्टेटमेंट हमारे पास लेंथी है जी. तो हमने नल हाइपोथेसिस डिस्कस कर लिया. अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस टू द नल हाइपोथेसिस. मतलब ये नल और अल्टरनेट एक दूसरे के अगेंस्ट होता है, आपको मैंने बताया. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं. एंड इट स्टेट्स दैट अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप, कोई ताल्लुक है. Null hypothesis can be simple or complex, non-directional or directional, and associative or causal. चाहे नल हो चाहे अल्टरनेट हो, ये वर्ड यहाँ सिर्फ नल का यूज हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि चाहे नल हो या अल्टरनेट हो तो वो सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एसोसिएटिव भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है और डायरेक्शनल भी हो सकता है. अब पढ़ते हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कौन से होते हैं. देखिए सिंपल हाइपोथेसिस जो है वो सिर्फ दो वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप या कोई एसोसिएशन या कोई कॉज एंड इफेक्ट की बात जब करे, सिर्फ दो वेरिएबल के दरमियान, वो सिंपल हाइपोथेसिस है. जबकि कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जो है वो दो मतलब दो से ज्यादा, यानी तीन, चार, पांच या जितने भी हैं, लेकिन दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन, कॉज एंड इफेक्ट या किसी रिलेशनशिप की बात करें. ठीक है, सो इसको कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं. जो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती हैं तो बहुत सिंपल है. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि ये नेचर दिखा रहा होता है किसी भी इफेक्ट का, किसी भी एसोसिएशन का या किसी भी रिलेशनशिप का. मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो इंटरेक्शन दो वेरिएबल के दरमियान हो रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. अगर कोई ओबीस बंदा एक्सरसाइज करेगा तो इसका वेट लॉस कम होगा. ठीक है, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेगा उतना ज्यादा उसका वेट नॉर्मल होगा, बेहतर होगा, मतलब नॉर्मेलिटी की तरफ आएगा, क्योंकि ओबीस होना इज नॉट नॉर्मल. तो इसमें जो एसोसिएशन है वो पॉजिटिविटी की तरफ है कि एक काम के ज्यादा करने से आपका दूसरा वेरिएबल बेहतरी की तरफ या अच्छाई की तरफ आ रहा है. या फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उनके एग्जाम में मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं. तो एक एक काम के ज्यादा करने से या एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है. इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन. या ये एक डायरेक्शन में दिखा रहा है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी.
इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनका हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो कम होता जाएगा। तो देखिए स्मोकिंग इज बैड एंड हार्ट डिजीज का रिस्क कम होना इज गुड। ठीक है। सो इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव है, नेगेटिव रिलेशनशिप है कि अगर एक चीज हम कम कर रहे हैं, जो स्मोकिंग हैबिट है वो कम कर दें, तो हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर स्मोकिंग बढ़ाएंगे तो हेल्थ स्टेटस डाउन होता जाएगा। तो मतलब ये दो वेरिएबल, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है या दूसरे के बढ़ने से एक ज्यादा हो रहा है। सो इस तरह के जो उल्टे डायरेक्शन में वेरिएबल एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं वो भी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, और उसमें नेगेटिव एसोसिएशन हम कह सकते हैं कि है। यहाँ पे स्लाइड पे आपको जो एग्जांपल नजर आ रही है उसमें लिखा है कि द रिलेशनशिप विल बी सच दैट दोज हु अराइव अर्ली टू द क्लास विल एग्जिबिट बेटर मिड टर्म एग्जामिनेशन स्कोर देन दोज हु ईदर अराइव लेट और स्किप द क्लास। कि वो लोग जो क्लास में जल्दी आते हैं, टाइम पे आते हैं, उनके मिड टर्म एग्जाम में मार्क्स बेहतर होंगे बनिस्बत उन लोगों के जो लेट आते हैं। सो देखें क्लास में जल्दी आना मार्क्स को बढ़ाता है। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव एसोसिएशन शो कर रहा है कि एक चीज अगर आप बेहतर करोगे तो दूसरी चीज बेहतर हो जाएगी। सो ये एक खास डायरेक्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है। इसीलिए इस तरह के जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के, उसको हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हमारे पास कोई डायरेक्शन की प्रेडिक्शन नहीं होती। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है उसकी तरफ कोई इशारा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, there will be a relationship between the midterm examination score of those who arrive early to the class and those who either arrive late or skip the class, but I do not know in which direction। रिसर्चर कहता है कि कोई ना कोई ताल्लुक तो है क्लास में जल्दी आने का या क्लास में लेट आने का और बिल्कुल ना आने का। मार्क्स से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये ताल्लुक क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च लीड टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। आमतौर पे हाइपोथेसिस हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही हम बताते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम हाइपोथेसिस पहले रिसर्च प्रॉब्लम या पर्पस के टाइम पे हम नहीं बताते, क्योंकि क्वालिटेटिव में हमारे पास हाइपोथेसिस खुद बनता तो है, टेस्ट नहीं होता। क्योंकि हाइपोथेसिस हमारे पास वो नॉलेज होता है जो हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ पढ़ के हासिल करते हैं और फिर उसके बारे में अपनी इजहार राय करते हैं, ओपिनियन देते हैं। सो वो ओपिनियन देना क्वालिटेटिव रिसर्च का काम है, क्योंकि वो आपकी नॉलेज बढ़ा देता है। अब वो नॉलेज सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो इस सही और गलत को टेस्ट करने के लिए फिर हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च का अप्रोच यूज करना पड़ता है, जिसमें हम फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। सो इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च भी कहते हैं। जब भी हम रिसर्च को देखते हैं तो उसमें जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हाइपोथेसिस की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे जहन में कुछ सवाल आते हैं। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हाइपोथेसिस इन सवालात का जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो एक अच्छे रिसर्च की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो क्या सवालात हैं? वो ये है कि आर द ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस फॉर्मली स्टेटेड इन द स्टडी। कोई रिसर्च आर्टिकल है उसमें ये तीनों चीजें क्लियर कट मेंशन्ड है या नहीं है। आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द पर्पस। जो हमारे पास रिसर्च का पर्पस है क्या उससे मैच कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। तीसरा सवाल, आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस लिंक टू द स्टडी फ्रेमवर्क। जो हमने कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया है क्या उससे लिंकेज है, दिख रहा है या नहीं। और फोर्थ वन, आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्ड बाय द स्टडी। जो ऑब्जेक्टिव थे क्या वो पूरे हो गए, जो सवालात थे क्या उनका जवाब मिल गया।
एंड द फिफ्थ वन इज आर द हाइपोथेसिस टेस्टेड इन द स्टडी, जो हाइपोथेसिस दिया गया था वाकई में वो टेस्ट किया गया है या नहीं किया गया।